आह की चीख के साथ आंचल भी सड़क पर गिर पड़ी थी। जिस कार ने उसे टक्कर मारी, उसमें से एक दंपति बाहर निकले और घबराते हुए आंचल की तरफ दौड़े। दर्द से आंचल कराह रही थी, इसीलिए दर्द के मारे जोर की चीख निकल गई। वह दंपति जोड़ा घबराया हुआ था। वह दोनों सहारा देकर आंचल को खड़े करने की कोशिश करने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तमाशा देखने वालों की। दो चार लोग जो इस समय अति उत्साह में भर जाते हैं, लगे चिल्लाने उस दंपत्ति पर कि देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या? चलो इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। कुछ मारो मारो की आवाज भी आने लगी। आंचल ने अपने दर्द को दबाते हुए सबसे कहा, गलती मेरी थी, मैं ही बेधानी में सड़क पार कर रही थी। आप लोग प्लीज जाएं यहां से। यह सुनकर उन दंपति राम जी और सीता जी को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्होंने सहारा देते हुए आंचल से कहा, बेटी, हमें माफ करो और प्लीज कार में बैठो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आंचल के पास कोई चारा नहीं था। दर्द इतना हो रहा था कि वह खुद ऑटो लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। हॉस्पिटल में एक्सरे करने पर पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, पांव में, एडमिट करना पड़ेगा। आंचल अब बहुत ज्यादा घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर राम जी एवं सीता जी ने उसे ढांढस बंधाया। बोले, बेटी, हमारी गलती से यह सब हुआ है, तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तकलीफ तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन तुम्हारे इलाज और हॉस्पिटल का सारा खर्चा हमें उठाने दो। इस तरह हम थोड़ा प्रायश्चित कर पाएंगे। आंचल ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए, गलती मेरी ही थी, मेरा ध्यान कहीं और था। आप लोग बस मुझे किसी छोटे हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, यहाँ का खर्च हम नहीं दे पाएंगे। और कृपया मेरे चाचा चाची तक खबर भिजवा दीजिए। मेरा फोन भी टूट गया है, नहीं तो मैं ही बता देती। राम जी ने कहा, हम जरूर तुम्हारे घर खबर कर देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा और खर्च की चिंता तुम मत करो। अब यह हमारी जिम्मेदारी है, इस बारे में अब कुछ नहीं सुनूंगा। बोलकर वह हॉस्पिटल की औपचारिकता पूरी करने चले गए। प्लास्टर लगाकर आंचल को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। रामजी और सीता जी ने आंचल से विदा लेते हुए कहा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो बेड की साइड में लगा बेल बजाकर किसी को बुला लेना। स्टाफ से मैंने बात कर ली है, वह तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। हम शाम तक आते हैं। और हाँ, तुम अपना पता बता दो, हम जाकर तुम्हारे चाचा चाची को भी खबर कर देते हैं। वह लोग भी तुम्हारे न पहुंचने से घबरा रहे होंगे। आंचल ने उन्हें पता लिखकर दे दिया और धन्यवाद कहा। राम और सीता वहां से निकलकर आंचल के बताए पते पर पहुंचे। चौल वाला एरिया था। गाड़ी को गली के बाहर ही खड़ी करके वो लोग पूछते हुए उसके घर तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला और आश्चर्य से देखने लगी कि सूट बूट में उसके घर ये कौन लोग आए हैं। राम जी ने बात शुरू की, देखिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी भतीजी आंचल का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हो गया है। हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। उसका फोन भी इसमें टूट गया है, जिससे वह आप लोगों को सूचित नहीं कर पाई। हमें माफ कर दीजिए। सारी बातें सुनकर चाची जी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह सोच रही थी कि अच्छा हुआ बला तो छूटेगी और हॉस्पिटल का खर्चा अलग गले पड़ जाए, ऊपर से महारानी की सेवा भी करनी पड़ेगी। राम जी ने टोका, हम आपको लेने आए हैं, चलिए, आप लोगों को देखकर उस बच्ची की हिम्मत बढ़ेगी। चाची ने झट से कहा, हम नहीं जानते किसी आंचल को, हमारी कोई भतीजी नहीं है, आप लोग जाइए यहां से। और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा हुआ पीछा छूटा बला से। यह बड़बड़ाहट रामजी और सीता जी को सुनाई दे गई। रामजी और सीता जी अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। दोनों आकर कार में बैठ गए। तभी सीता जी ने कहा, गलती हमसे हुई है। जब तक वह बच्ची ठीक नहीं हो जाती, हमें ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। घर चलकर उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले चलते हैं। और हाँ, अभी उसे कुछ नहीं बताएंगे उसकी चाची ने जो कुछ भी बोला। गहरी सांस लेते हुए राम जी ने गाड़ी घर की तरफ ले ली। रात 9 बजे के करीब वह लोग आंचल के कमरे में थे। आंचल से उन्होंने झूठ बोल दिया कि घर पर कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था, हम फिर जाकर देखेंगे। सीता जी ने बहुत प्यार से उसे खाना खिलाया और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती। जाते हुए प्यार से आंचल के सर पर हाथ फेरा तो आंचल भी मुस्कुरा दी। मन ही मन शायद वह सच्चाई जानती थी। रोज सुबह राम जी ऑफिस जाते हुए उसका हालचाल लेते और घर का खाना बना लेकर आते थे। शाम को सीता जी आ जाती।
कुछ किताबें भी लेकर रखती थीं। कभी कभी उनके साथ उनकी 8 साल की पोती नेहा भी आ जाती थी। उससे बातें करके आंचल का भी दिल बहल जाता था। 5-6 दिन बीते होंगे। आंचल अपने भविष्य का सोचकर उदास हो रही थी कि यहां से निकलकर अगर चाचा चाची ने उसे घर में नहीं रहने दिया तो क्या करेगी। आंख से आंसू निकल पड़े। तभी सीता जी ने कमरे में प्रवेश किया। रोते देखकर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? परेशान मत हो, कुछ ही दिनों की बात है, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी। आंचल सहानुभूति पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आंटी, मैं जानती हूं कि आप लोग मेरे घर पर गए थे और अंदाजा भी लगा सकती हूं कि क्या हुआ होगा। माँ तो मुझे जन्म देते ही चल बसी थीं और बाबा भी मुझे छोड़कर 3 साल पहले चले गए, जब मैं ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उनके गुजरते ही मेरे चाचा चाची का रवैया पूरी तरह से बदल गया मेरे प्रति। पहले भी ठीक नहीं था, पर बाबा का लिहाज करके मुझे इतना परेशान नहीं करते थे। बाबा के गुजरते ही मुझसे कहा, हम नहीं पढ़ा सकते तुम्हें, घर का काम करो बस, अगर यहाँ रहना है तो। दोनों चचेरे भाई छोटे होते हुए भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे परेशान करते हैं। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से उन्हें राजी किया। घर का काम निपटाकर कॉलेज जाती और लौटकर 3-4 ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल रहा था। आज ही डॉक्टर साहब को मैंने पूछा तो वह बोले, अभी 6 हफ्ते लगेंगे मुझे पूरी तरह ठीक होने में। अब आप ही बताइए आंटी, 6 हफ्ते तक कौन रुकेगा मेरे लिए? मेरा सारा ट्यूशन छूट जाए। चाचा चाची भी मुझे शायद ही घर पर रहने देंगे। उनके तो सर से बला टल गई, ऐसा सोचते होंगे। सीता जी सब सुन रही थीं और परेशान भी हो रही थीं कि कैसे इस छोटी बच्ची को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वह इसी सोच विचार में थी कि आंचल की किस प्रकार से मदद कर सके और उसके स्वाभिमान को ठेस भी न पहुंचे। अगले दिन शाम को जब सीता जी आई तो साथ में उनकी पोती नेहा भी थी और उसका स्कूल बैग भी। आंचल अचरज से दोनों को देख रही थी तो सीता जी ने कहा, आंचल, हम लोग नेहा के लिए ट्यूशन ढूंढ ही रहे थे। कल जब तुमने बताया कि तुम ट्यूशन पढ़ाती हो तो मेरी समस्या का समाधान मिल गया। मुझे मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि देखो, मेरी नेहा बहुत चंचल है। देखे, तुम उसे पढ़ा पाती हो या नहीं। आंचल मुस्कुराने लगी। उसे सीता जी की चतुराई समझ आ रही थी। उसने भावुक होते हुए कहा कि आंटी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। सीता जी ने उसे झूठ मूठ डांटते हुए कहा, चलो चलो बातें छोड़ो और लग जाओ काम पर। आंचल ने बेड पर ही नेहा को पढ़ाना शुरू किया। उसका तरीका इतना अच्छा था कि 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। नेहा भी खुश और उसकी दादी सीता जी भी खुश हो गईं। अब यह सिलसिला चल निकला। 6 हफ्ते हो चुके थे। आज आंचल को डिस्चार्ज मिलने वाला था हॉस्पिटल से। रामजी और सीता जी दोनों ही आए थे उसे लेने। रामजी रिसेप्शन पर ही रुककर औपचारिकता निभाने के लिए और सीता जी आंचल के रूम में आ गईं। उनके हाथ में एक पैकेट था जो उन्होंने आंचल को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं। हॉस्पिटल का कपड़ा चेंज कर लो, घर जाना है। आंचल ने कपड़े ले लिए और बाथरूम में चली गई। नल चालू कर बहुत देर तक रोती रही कि ये अनजाने होकर मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मेरे जो अपने हैं कभी झांकने तक नहीं आए। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनकर उसने नल बंद किया और कपड़े बदलकर बाहर आई। सीता जी उसकी आंख देखकर ही समझ गई कि वह अंदर रो रही थी। बाहर आकर आंचल ने गाड़ी में बैठते ही कहा कि आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। आपने जितना मेरे लिए किया, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। रामजी ने कहा, बेटा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप किन विचारों के झंझावत से गुजर रही हैं और यह भी कि आपके चाचा चाची आपको अब दोबारा अपने घर नहीं रखेंगे। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। नेहा भी आपसे बहुत घुल मिल गई है। आप उसे पढ़ाइए और हमारे साथ ही रहिए। आंचल कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंख से आंसू गिरते रहे। आंटी ने प्यार से उसका सर सहलाया और कार चल पड़ी। घर में भी सीता जी के बड़े बेटे विक्रम और बहू पूजा ने बहुत प्यार से स्वागत किया। नेहा तो देखते ही दौड़कर लिपट गई, मेरी टीचर आ गई, मेरी टीचर आ गई। सीता जी ने आंचल का परिचय सबसे कराया और एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा छोटा बेटा उत्तम है, मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। 1-2 दिन में ये भी आने वाला है। आंचल के रहने का सारा इंतजाम गेस्ट रूम में अच्छी तरह कर दिया था पूजा ने। 2 दिन बाद सब कहीं गए हुए थे। आंचल ने सोचा, सबके लिए कुछ बनाकर रखती हूँ। सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तो किचन में थी।
तभी किसी ने पीछे से आकर जोर से उसे पकड़ लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोलने लगा, भाभी भाभी मिठाई खिलाओ मुझे। इसी शहर में प्लेसमेंट मिल गया। घूमते हुए उसकी नजर किचन के दरवाजे पर खड़ी भाभी पूजा पर पड़ी। झट से उसने हाथ में उठाई हुई आंचल को छोड़ दिया। आंचल हड़बड़ाकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। पूजा का हंस हंसकर बुरा हाल था और उत्तम कभी अपनी पूजा भाभी को तो कभी आंचल को देख रहा था। उसे आंचल के बारे में कुछ पता नहीं था। पूजा ने उत्तम का कान पकड़कर खींचते हुए कहा, देवर जी, देख तो लिया करो भाभी मुझे। क्या पता घर में गुस्सा तो कोई नहीं दिखा। किचन से आवाज आ रही थी तो मुझे लगा आप ही हो, पर यहां तो गड़बड़ हो गई। अपना सर खुजाते हुए उत्तम ने कहा, मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहता था और आपको ही सरप्राइज मिल गया। क्यों? हंसते हुए पूजा ने उत्तम की बात काटते हुए कहा, नाना जी और सीता जी घर के अंदर आ चुके थे। पूजा हंसकर उत्तम की बात सबको बता रही थी। उत्तम ने कहा, अब बस भी करो भाभी, और मम्मी पापा के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और बातों का सिलसिला चल निकला। उत्तम पूरे उत्साह के साथ सबको अपने प्लेसमेंट की बातें बता रहा था। फिर सबके लिए लाए हुए गिफ्ट निकाल निकाल कर देने लगा। नेहा तो अपनी पसंद की गुड़िया पाकर मस्त हो गई। सबको गिफ्ट देने के बाद उत्तम आंचल के पास गया और धीरे से बोला, किचन वाली गड़बड़ के लिए मुझे माफ कर दे। और मुझे पता नहीं था, आपके बारे में तो कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास आपके लिए। आंचल ने सर झुकाए हुए ही कहा, कोई बात नहीं। इतने में सीता जी ने आवाज दी, आंचल, पूजा सबको भूख लगी होगी, तुम लोग खाना लगाओ फिर वहीं बात करेंगे। आंचल और पूजा खाना लगाने लगी। टेबल पर भी बात करते हुए उत्तम की नजर बार बार आंचल की तरफ चली जा रही थी, जो चुपचाप नजरें झुकाए खाना खा रही थी। उसकी झुकी हुई आंखें उत्तम को बार बार देखने के लिए मजबूर कर रही थीं। तभी पूजा भाभी ने फिर छेड़ा, क्यों देवर जी, कैसा लगा था? उत्तम ने भी नहले पर दहला मारा, अरे भाभी, मैं तो पहले ही समझ गया था कि मैंने किसी और को उठा लिया है। कहाँ यह फूल सी हल्की और कहाँ अब गोभी का फूल। ये सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े और आंचल हंसी छुपाते हुए शर्म से घड़ी जा रही थी। उसे इस तरह शर्माता देख उत्तम की नजर उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। खाना खाकर सब अपने अपने रूम में चले गए। सीता जी ने दूध का गिलास लिया और उत्तम के कमरे में चली गई। उनको देखते ही उत्तम बिस्तर से उठ बैठा। अरे मम्मी, मुझे आवाज दे देती, मैं आकर ले लेता। कोई बात नहीं उत्तम, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी, सीता जी ने कहा। हाँ हाँ बोलिए मम्मी, उत्तम ने कहा। सीता जी ने पूछा, तुम्हें आंचल कैसी लगी? उत्तम हड़बड़ा गया। आंख नीचे करते हुए कहा, अच्छी है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? सीता जी ने आंचल की पूरी बात उत्तम को बताई और फिर कहा, बेटा, इतने दिनों से हमने आंचल को अच्छे से परखा है। वह बहुत अच्छी और स्वाभिमानी लड़की है। मैंने और तुम्हारे पापा ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम्हारी जॉब भी लग गई तो हम चाहते हैं कि आंचल से तुम्हारी शादी कर दे। फिर उसे भी यहाँ रहने में कोई संकोच नहीं होगा। सुनकर उत्तम ने धीरे से कहा, आप लोग मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें आंचल अच्छी लगी बच्चू? डाइनिंग टेबल पर ही मुझे पता चल गया था। उत्तम शर्मा गया। सीता जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे वाह, मेरा बेटा शर्माता भी है, और हंसते हुए वहां से चली गई। अगली सुबह रामजी और सीता जी ने आंचल से भी बात की। देखो बेटी, तुम हमें बहुत पसंद हो। अपने उत्तम के लिए अगर तुम्हें हम लोग पसंद है तो बोलो। तुम्हें बहू के रूप में पाकर हम लोगों को बहुत खुशी होगी। सुनकर आंचल उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। फिर बोली, आप लोगों ने मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर किया है। मैं यह आरण कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप आज्ञा भी दे सकते थे, मुझसे इनकार नहीं होता, किंतु यहां भी मुझे इतना सम्मान दिया और मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं मैं खुद को, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती वह आप साहब मुझे दे रहे हैं। सीता जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। आज आंचल को उसके बाबा की बात बहुत याद आ रही थी। जब भी उसे परेशान देखते थे तो वह कहते थे, मेरी प्यारी बिटिया, घबरा मत, धैर्य रख। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आज आंचल को लगा उसका वक्त आ गया था और बाबा के आशीर्वाद से अब किस्मत भी चमक गई। आंचल और उत्तम से बात करके और दोनों की ओर से हाँ सुनकर रामजी और सीता जी बहुत खुश थे। नाश्ते की टेबल पर सीता जी ने चहकते हुए बोली, बधाई हो पूजा, अब तो तुम्हारी पदवी बढ़ने वाली है।
पूजा ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा वह कैसे मम्मी जी? सीता जी ने प्यार से उत्तम और आंचल की तरफ देखा और बोली, पूजा, तुम अब जेठानी बनने वाली हो। आंचल को हमने उत्तम के लिए पसंद किया है। दोनों राजी भी हैं। चलो सबको मिठाई खिलाओ। तुम्हें भी हुक्म चलाने का मौका मिलने वाला है। बड़े बेटे विक्रम ने कहा, यह सही कहा मम्मी आपने। अब तो मैं छूट जाऊंगा हुक्म बजाने से। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उत्तम ने चोर नजर से आंचल की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं और शर्म से झुक गईं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। पूजा ने सुना तो उसके मुंह से बस यही निकला, क्या? फिर खुद को संभालते हुए बोली, अभी लाती हूं मिठाई, और उठकर रसोई की तरफ चली गई। नाश्ता खत्म कर रामजी और विक्रम ऑफिस के लिए निकल गए। सीताजी और पूजा अपने अपने कमरे में चले गए। गेस्ट रूम के दरवाजे पर दस्तक सुनकर आंचल ने उधर देखा तो सामने उत्तम खड़ा था। उसे देखते ही आंचल घबराकर खड़ी हो गई। अंदर आ सकता हूं? उत्तम ने पूछा। आंचल ने बिना उसकी तरफ देखे हाँ में सिर हिलाया तो उत्तम अंदर आ गया। आंचल के बिल्कुल पास आकर उसने कहा, आपको कोई ऐतराज तो नहीं इस रिश्ते से? जानता हूं सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कल ही तो मिले हैं हम। आप कुछ कहें उसके पहले मैं बता दूं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। शांत गहरी झील सी आंखें कल से ही मुझे आपकी ओर खींच रही हैं। आंचल ने नजर उठाकर उत्तम की तरफ देखा। आंख हल्की सी भर आई थी। फिर वो बोली, आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस घर की बहू बनूं। आपको मैं पसंद आई जानकर अच्छा लगा, पर मेरा अतीत आपको जानना चाहिए। उसके बाद ही आप कुछ फैसला करें। उत्तम ने आंचल को रोकते हुए कहा, कल रात मम्मी ने मुझे सब बता दिया है। आपके अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। हाँ, आपको मैं जीवन साथी के रूप में पसंद हूं या नहीं, इससे जरूर लेना देना है। आप किसी दबाव में आकर तो हाँ नहीं कर रही? आंचल के लिए यह सब स्वप्न जैसा था। उत्तम उसे किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पसंद उसे भी था, लेकिन बोले कैसे? आंचल नजर नहीं उठा पा रही थी। शर्म से उसके होंठ जैसे सिल गए थे। सिर्फ हाँ बोलना था, पर एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके शरीर में एक हल्की सी कंपी सी थी। उत्तम उसकी स्थिति समझ रहा था। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और प्यार से माथा चूम लिया। आंचल की आंख बंद हो गई और आंसू के 2 बूंद छलक गए। उत्तम ने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि अब और आंसू नहीं। दूसरी तरफ पूजा अपने कमरे में परेशान इधर उधर घूम रही थी। कभी परेशानी से बेड पर बैठती, कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती। आखिर उसने फोन उठाकर एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आते ही हड़बड़ाहट में सिर्फ इतना ही बोल पाई कि तू जल्दी आ जा। अरे दीदी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? पहले शांत हो जाओ, फिर पूरी बात बताओ। दूसरी तरफ से पूजा की बहन मोनिका की आवाज आई। पूजा ने कहा, उत्तम की शादी तय हो गई है। सुनते ही मोनिका चीखी, क्या बोल रही हो दीदी? मैंने तुमसे कब से बोल रखा था कि उत्तम मुझे पसंद है। तुम ही हमेशा मुझे रोक देती थी कि समय आने पर तुम खुद बात करोगी सबसे। अब क्या? चाहे जो भी हो, तुम कुछ भी करो। जीजा जी से बात करो। उत्तम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कुछ कर बैठूंगी। पूजा ने कहा, तभी तो मैं परेशान हूं। मैंने सोचा था कि उत्तम की नौकरी लगने के बाद उससे बात करूंगी, पर अचानक सब गड़बड़ हो गया। मैं भी सपने देखती थी कि हम दोनों बहन हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पूरे घर पर हमारा ही राज होगा। अब तो सब मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। तेरे जीजा जी से बात करके कोई फायदा नहीं। माँ, पापा और भाई के वह चमचे हैं। देख, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ। फिर दोनों साथ में सोचते हैं कि क्या और कैसे किया जाए। ठीक है दीदी, जल्द आने की कोशिश करती हूँ, बोलकर मोनिका ने फोन रख दिया। सुबह नाश्ते के लिए सब बैठे ही थे कि एक आवाज आई, सरप्राइज। सब एक साथ आवाज की तरफ मुड़ गए। मोनिका को देखकर सब सच में सरप्राइज हो गए थे, बस पूजा को छोड़कर। मोनिका ने आकर रामजी और सीताजी के पांव छूकर प्रणाम किया और फिर पूजा के गले लग गई। कान में फुसफुसा लो दीदी, मैं आ गई। फिर अपने जीजू के गले लगकर बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज जीजू? विक्रम ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है मेरी साली साहिबा। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मोनिका, तुम भी हाथ धोकर आ जाओ, हम सब नाश्ता ही करने जा रहे थे, पूजा ने कहा। मोनिका धोकर आई और उत्तम के बगल में बैठ गई और मुस्कुराकर उत्तम को पूछा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक।
तुम देख ही रही हो, उत्तम का जवाब था। इतने में आंचल, जो अब तक किचन में थी, पोहे का डोंगा उठाए डाइनिंग टेबल एरिया पर आई तो मोनिका ने जानबूझकर बोला, अच्छा दीदी, तुमने नई खाना बनाने वाली रखी है? चलो, अच्छा है, तुम्हें भी अब फ्री टाइम मिल जाता होगा। मोनिका, इनसे मिलो, ये आंचल है, ये हमारी बेटी जैसी हैं, खाना बनाने वाली नहीं। यह आवाज सीता जी की थी। वैसे तुम अचानक कैसे? मेरा मतलब है कि बता देती तो विक्रम या उत्तम में से कोई तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाता। कोई नहीं आंटी, बस अचानक मन किया, आप सबसे मिलने का तो चली आई। आखिर मेरा भी तो घर है, मोनिका ने पूजा को आंख मारते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी का घर भी तुम्हारा ही घर हुआ, जब मर्जी हो आ सकती हो, सीता जी ने प्यार से कहा। आंटी, अंकल, दीदी, जीजू, उत्तम, आज वार है, मैं 4-5 दिन हूं तो समय नहीं नष्ट करते हुए क्यों ना पिकनिक चले। आप सबकी छुट्टी भी है आज और कल। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? चहकते हुए मोनिका ने पूछा। रामजी ने कहा, फैंटास्टिक, सच बहुत दिन हो गए सब साथ में आउटिंग गए हुए। मोनिका, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो नाश्ता करके सब जल्दी रेडी हो जाओ, हम सब पिकनिक के लिए चलेंगे। सोमवार से तो उत्तम को भी ऑफिस ज्वाइन करना है। सबने नाश्ता खत्म किया और रेडी होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। गेस्ट रूम में आंचल थी तो मोनिका का सामान पूजा ने अपने कमरे में रखवा दिया। दोनों बहन रेडी होने के बहाने रूम में चली गईं। रूम में आते ही पूजा ने कहा, अच्छा हुआ तू इतनी जल्दी आ गई। देख, अब जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना उत्तम हमेशा के लिए तेरे हाथ से निकल जाएगा। डोंट वरी दीदी, बस देखते जाओ मोनिका का कमाल। बोलकर मोनिका ने फूंक मारकर अपनी माथे की लट को हवा में उड़ा दिया। उसकी यह अदा देखकर पूजा हंस पड़ी। सब रेडी हो गए हो तो चलो, एक कार विक्रम ले लेगा और एक उत्तम चला लेगा। जो जैसे तैयार हुआ, चलो कार में बैठते जाओ। रामजी ने सबको आवाज दी। एक कार में विक्रम रामजी आगे बैठे और पूजा और सीता जी पीछे। जैसे ही मोनिका बैठने लगी, पूजा ने कहा, मोनिका तुम दूसरी कार में आ जाओ, यहां कंजेस्टेड हो जाएगा। मोनिका समझ गई, मुस्कुराकर बोली, ओके। उत्तम दरवाजे से निकल ही रहा था, जैसे ही उसने सुना भाग कर अंदर आया। आंचल रेडी होकर बस रूम से निकल ही रही थी। उत्तम ने उसका हाथ पकड़ा और स्टोर रूम में खींच लिया। आंचल चिल्लाती इससे पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपनी उंगली अपने मुंह पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। आंचल कुछ समझ नहीं पाई। ये क्या हुआ? उसने इशारे से पूछा। क्या हुआ? उत्तम ने फुसफुसाकर कहा, बाहर मोनिका है, मैं उसको अपनी कार में नहीं ले जाना चाहता, बहुत बड़बड़ करती है, पूरे रास्ते पकाएगी। सुनकर आंचल हंस पड़ी तो उत्तम ने फिर उसका मुंह दबा दिया और चुप रहने का इशारा किया। बाहर मोनिका की आवाज आ रही थी। वह उत्तम को आवाज देती हुई ढूंढ रही थी। स्टोर रूम छोटा था और सामान से भरा हुआ था। उत्तम और आंचल काफी मुश्किलों से दरवाजे के पीछे खड़े होकर छुपने की कोशिश कर रहे थे। इतने नजदीक थे कि दोनों को एक दूसरे की धड़कन सुनाई पड़ रही थी। आंचल दीवार से सटी खड़ी थी और उत्तम उसे घेरकर सामने खड़ा था। आंचल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उत्तम ने उसे गले से लगा लिया। आंचल ने शर्माकर उसे धक्का दिया और धत कहती हुई कमरे से बाहर भागी। बाहर निकलते ही उसका सामना मोनिका से हो गया। तुम यहां क्या कर रही हो? मोनिका ने पूछा। तब तक उत्तम भी कमरे से निकला। ये देखते ही मोनिका गुस्से में लाल हो गई और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उत्तम और आंचल भी उसके पीछे भागे। मोनिका गुस्से में आगे वाली गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूजा ने पूछा भी क्या हुआ, पर मोनिका तो इतने गुस्से में देखकर उसके हाथ पर हाथ रखकर शांत होने का इशारा किया। उत्तम और आंचल दूसरी कार में बैठ चुके थे तो विक्रम ने भी कार स्टार्ट कर दी। उत्तम उसके पीछे पीछे चला। उसने मुड़कर आंचल की तरफ देखा तो आंचल ने थोड़े चिंतित स्वर में पूछा, मोनिका ने किसी को कुछ बोला तो? उत्तम ने कहा, बोला भी तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है, हमें अपने बड़ों का लाइसेंस भी मिल गया है। और खिलखिलाकर हंस पड़ा। आंचल भी हंस पड़ी। उत्तम खुश था कि उसे आंचल के साथ अकेले कार में वक्त बिताने को मिल रहा था और उस मोनिका से भी छुटकारा मिल गया था। आंचल ने गाड़ी का शीशा खोल दिया और खिड़की से बाहर सर निकालकर ठंडी हवा के झोंके का मजा ले रही थी। उसके चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे और उत्तम गाड़ी चलाने के साथ साथ आंचल को भी निहार रहा था। दोनों गाड़ियां पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गई थीं। घने जंगलों के बीच बहुत ही मनोरम स्थल था वो।
झरने से गिरता कल-कल स्वच्छ पानी, उसके चारों तरफ रंग-बिरंगे फूलों की क्यारियां और पानी के बीच खुला रेस्टोरेंट। कई परिवार वहां पर पिकनिक के लिए आए हुए थे। एक घने पेड़ के नीचे जगह देखकर सीता जी ने कहा, यहीं बैठते हैं। और सब लोग वहां चटाई बिछाकर बैठ गए। कुछ गेम्स लेकर आए थे, वह भी निकाल लिए। पूजा ने कहा, मम्मी जी, हम लोग मिलकर लूडो खेलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, पर इसमें तो बस 4 लोग ही खेल सकते हैं। मोनिका, तुम यहाँ पहली बार आई हो तो उत्तम के साथ ये जगह देख लो घूमकर। मोनिका ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो उत्तम, मुझे ये जगह अच्छे से दिखाओ। राम जी बोले, हाँ बेटा, तुम लोग घूम कर आओ। और आंचल, तुम भी उत्तम के साथ जाओ, तुम भी तो पहली बार आई हो। सुनते ही पूजा और मोनिका ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया और उत्तम मन ही मन मुस्कुरा दिया। घूमते हुए मोनिका पूरी कोशिश कर रही थी कि आंचल और उत्तम के बीच में रहे। आंचल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। झरने के किनारे पहुंचते ही मोनिका ने जानबूझकर गिरने के बहाने से आंचल को पानी में धक्का दे दिया। उत्तम सामने था तो आंचल उस पर ही गिर पड़ी। उत्तम संभाल नहीं पाया और दोनों एक साथ पानी में गिर पड़े। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और अपनी चाल उल्टी पड़ती देखकर मोनिका गुस्से से पैर पटकती चली गई। पूरी तरह भीग चुके थे। उनको देखकर सीता जी ने दोनों से कहा, घर जाकर कपड़े बदल लो, वरना गीले कपड़ों में बीमार पड़ जाओगे। मोनिका तिलमिलाकर रह गई। उत्तम और आंचल घर आ गए। कपड़े बदलकर आंचल ने खिचड़ी चढ़ा दी, अपने और उत्तम के लिए। बाकी सब लोग खाकर ही लौटने वाले थे। उत्तम भी कपड़े बदलकर आ गया था। उसने आंचल से कहा, चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूं, जो कुछ दिनों में हमारा होने वाला है। और हाथ पकड़कर आंचल को अपने कमरे में ले गया। कमरा सुव्यवस्थित देखकर आंचल को अच्छा लगा। बोली, चलिए, अच्छा है, आप कमरा सुव्यवस्थित रखते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और मुस्कुरा दी। उत्तम ने कहा, अच्छा जी। और शरारत से आंचल का जूड़ा खोल दिया। तुम खुले वालों में और भी अच्छी लगती हो, बोलकर मुस्कुरा उठा। आंचल ने अचानक पूछ लिया, मोनिका आपको कैसी लगती है? क्यों, ऐसा क्यों पूछा तुमने? उत्तम आंचल के बगल में बैठते हुए बोला। आंचल बोली, मुझे ऐसा लगा वह आपको पसंद करती है। शायद पूजा भाभी भी यही चाहती हैं कि आपकी शादी मोनिका से हो। जानता हूं, भैया भाभी की शादी को 1.5 साल हो गए, तब से वह भी मेरे पीछे पड़ी है, पर मैं उसको पसंद नहीं करता। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन इस बात से भाभी नाराज हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से इस घर में मतभेद हो या दरार आए। आंचल अब भी चिंतित थी। तुम्हें मम्मी पापा ने पसंद किया है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, इतना मत सोचो। हो सकता है कि मम्मी पापा को भी मोनिका मेरे लिए अच्छी नहीं लगी होगी। उत्तम ने आंचल का गाल थपथपाते हुए कहा। उत्तम और आंचल बहुत देर तक बात करते रहे। उत्तम उसे अपनी पसंद नापसंद बता रहा था, कभी बचपन की शैतानियां सुना रहा था। शाम तक सभी लौट आए। मोनिका थकने का बहाना करके सीधे अपने रूम में चली गई। पीछे से पूजा भी कमरे में। मोनिका गुस्से से चहलकदमी कर रही थी। पूजा को देखते ही बोली, दीदी ऐसे बात नहीं बनेगी। दोनों प्रेम का झूला झूलने लगे हैं, कुछ बड़ा करना होगा जिससे यह बंदरियां से पीछा छूटे। पूजा भी चिंता में सिर पकड़कर बैठ गई। रात के खाने की तैयारियां अकेले आंचल ने की। सब एक सुर में उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। बस मोनिका और पूजा के गले से कौ नीचे नहीं उतर रहा था। खाना खाते हुए सीता जी बोली, कल रविवार है तो क्यों ना पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया जाए। सुनते ही मोनिका और पूजा को झटका लग गया। सब उन्हें संभालने लगे। अगली सुबह सबने मार्केट जाने का प्लान बनाया और वहीं से पंडित जी के पास जाने का भी प्लान बना। आंचल ने मना करने के बाद भी सीता जी उसे दुकान से कई सूट दिलवा दिए। ये बात पूजा और मोनिका को अखिर रही थी। घूमते घूमते काफी वक्त हो गया था। पानीपुरी वाले पर नजर पड़ी तो सबका जी ललचा गया। पानीपुरी के पास पहुंचते ही किसी ने आंचल को पुकारा। पीछे मुड़कर आंचल ने देखा तो चाची थी। आंचल भूल गई उनका जो व्यवहार था। दौड़कर चाची के पांव छू लिए। आंचल को इतने अच्छे कपड़ों में सजी धजी देखकर चाची की आंखें चौंधिया गई थीं। ऊपर से तो खुशी जाहिर कर रही थी, पर अंदर से जल भुन रही थी। सीता जी ने उसे देखा तो पहचान गई कि यह तो आंचल की चाची हैं। पुरानी बातें भूलकर उन्होंने नमस्ते किया। चाची थोड़ा सकपका गई।
वह भी सीता जी को पहचान गई थी। पूजा और मोनिका पूरी गतिविधियों को ध्यान से देख रही थीं। पूजा को सब याद आ गया, जो भी सीता जी ने आंचल की चाची के बारे में बताया था। उसके दिमाग में अलग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। सीता जी ने चाची को घर आने का निमंत्रण दिया और विदा ली। सब थक गए थे तो पंडित जी से मिलने का प्लान किसी और दिन पर छोड़ दिया। घर आकर पूजा और मोनिका कमरे में घुस गई। आंचल सबके लिए चाय बनाने चली गई। पूजा ने मोनिका से कहा, अगर हम आंचल की चाची को अपने जाल में फंसा ले तो कुछ काम बन सकता है। और दोनों बहनें अपने दिमाग पर जोर डालकर लग गई प्लानिंग में। अगले दिन सोमवार से उत्तम ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तीनों मर्द के ऑफिस जाते ही पूजा और मोनिका भी कुछ बहाना बनाकर घर से निकल गई। दोनों आंचल की चाची का पता लेकर ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच गई थी। दरवाजा खटखटाया तो चाची ने ही दरवाजा खोला। आश्चर्य से देख ही रही थी कि पूजा ने कहा, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? चाची दरवाजे से हट गई और वह दोनों घर के अंदर आ गई। बहुत साधारण सा 2 कमरों का मकान था। बैठने तक की सही से व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह वहां पीछे चारपाई पर ही दोनों बैठ गईं। चाची अभी भी उनको आश्चर्य से देखे जा रही थीं। फिर कहा, कुछ बोलेगी आप लोग यहाँ अचानक कैसे? पूजा ने गला खखारते हुए कहा, देखिए, मैं सीता जी की बड़ी बहू हूं और ये मेरी छोटी बहन। आपकी आंचल का ब्याह मेरी सास ने मेरे देवर से तय कर दिया है और हम दोनों यह नहीं चाहती। मेरी बहन ही मेरी देवरानी बने, बस यही चाहती हूं। मैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं? चाची ने पूछा। हमें आपकी मदद चाहिए। ये कुछ सामान आपके पास छोड़कर जा रही हूं। कोई पूछे तो यही बोलना है आपको कि आंचल ने दिया है। पूजा ने कहा, इससे हमारा क्या फायदा होगा? अब चाची का दिमाग भी तेजी से काम करने लगा। पूजा ने 500 की गड्डी दिखाते हुए बोला, अगर आप साथ देंगी तो ये आपका हो सकता है। बस इतना बड़ा झूठ और तुम दोनों का इतना बड़ा फायदा करवाने का बस इतना ही? चाची मुंह बनाते हुए बोली। पूजा ने एक और गड्डी निकाली तो चाची की आंख में चमक आ गई। बोली, हो जाएगा तुम्हारा काम। 2 दिन बाद पूजा ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। उसके गहनों का डब्बा नहीं मिल रहा था। सीता जी ने कहा, बेटा शांति से ढूंढो, वहीं अलमारी में किसी कपड़े के नीचे दब गया होगा। पूजा ने जलाते हुए कहा, मम्मी जी सारा अलमारी छान मारा, कहीं नहीं है। तभी मोनिका बोल उठी, बुरा ना माने तो आंचल के कमरे में भी देख ले, वही एक घर के बाहर की सदस्य है यहां पर। सुनते ही उत्तम चीख पड़ा, मोनिका सोच समझकर बोलो, बाहर की तो तुम भी हो। मोनिका ने कहा, हाँ तो मैं कम मना कर रही हूं। मेरा बैग भी चेक कर लो, और अपनी ही बहन का गहना मैं क्यों चुराऊंगी? मैंने कल आंचल को बाहर जाते हुए देखा था। उसके हाथ में एक बैग भी था। क्या पता उसमें दीदी का गहना भी हो? सुनकर आंचल के होश उड़ गए और वह रोने लगी। आंटी मैंने नहीं लिया है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? यकीन नहीं आता तो इसकी चाची के घर चलकर देख लो। मुझे इस पर शक था तो मैं इसके पीछे गई थी। इसने अपनी चाची के घर पर बैग रखा है या नहीं, पूछो इससे। मोनिका अपने झूठ को सच बनाने के लिए चिल्ला रही थी। सीता जी और राम जी सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ। मोनिका की जिद से सब चाची के घर की तरफ चल दिए। उत्तम आंचल का हाथ थामे हुए था। उसे दिलासा दे रहा था कि तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे पूरा भरोसा है। आंचल इतना बड़ा आरोप सुनकर सुन्न हो चुकी थी। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बस आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। चाची के घर पहुंचकर मोनिका ने झूठ मूठ बैग ढूंढने का दिखावा किया और चारपाई के नीचे से बैग निकालते हुए बोली, यह देखो, यही बैग था जो कल लेकर घर से निकली थी। बैग खोला तो उसमें पूजा के गहने थे। सब हक्के बक्के रह गए। चाची ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। कल आंचल ये बैग देकर गई थी। बोल रही थी कि कुछ दिन बाद ले जाएगी। आंचल को काटो तो खून नहीं। इतना सफेद झूठ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। आंचल को होश आया तो उसने अपने आप को उत्तम के घर के गेस्ट रूम में पाया। उसे होश आया देखकर सबने राहत की सांस ली। उत्तम ने उसका हाथ थाम रखा था। सीता जी, राम जी सब आसपास थे। आंचल सबको देखकर बेहाल हो गई और रोने लगी। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पता नहीं वो बैग चाची के पास कैसे आया और उन्होंने झूठ क्यों बोला। उत्तम ने कहा, आंचल चिंता मत करो, हम सबको तुम पर भरोसा है, हम सब पता लगा लेंगे। परंतु आंचल अंकल आंटी को ही देख रही थी। उनके चेहरे पर उसे संशय साफ नजर आ रहा था।
हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं था अब तक। उस रात आंचल बहुत परेशान रही, बार बार करवट बदल रही थी। उसे लग रहा था कि मोनिका और पूजा भाभी ने ही उसे फंसाने की कोशिश की है। शायद वह नहीं चाहती कि मेरी और उत्तम की शादी हो। जिस दिन देवी देवता तुल्य सीता जी और राम जी ने उसे इतने कम समय में इतना मान दिया, प्यार दिया, उनका अखंड परिवार मेरी वजह से बर्बाद ना हो जाए। इन्हीं सब विचारों से जूझती हुई आंचल ने निर्णय ले लिया था। अंधेरी रात में ही सबको बिना बताए वह सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल पड़ी। जहां उसकी किस्मत ले जाए, वहां के लिए। स्टेशन पर आकर जो ट्रेन खड़ी थी उसमें ही बैठ गई। अंतिम गंतव्य पर ट्रेन से उतर गई। वह वाराणसी पहुंच गई थी। स्टेशन से बाहर निकलकर सोच ही रही थी कि अब किधर जाए, तभी सामने एक बूढ़ी लड़खड़ाते हुई दिखी। उसने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। दादी, आप इस उम्र में अकेले कहाँ घूम रही हो? गिर जाते तो? आंचल ने पूछा। बूढ़ी औरत ने आंचल की तरफ देखा और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया खुश रहो। मेरा बेटा मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ने आया था, पर मैं तो माँ हूँ। अंतिम क्षण तक उसे देख पाऊं इसीलिए जीतकर स्टेशन तक आ गई थी। आंचल ने कहा। ओह अच्छा, कहाँ है आपका वृद्ध आश्रम? चलिए, मैं आपको पहुंचा देती हूँ। बूढ़ी दादी ने कहा। यहीं पास में है। और एक तुड़ा मुड़ा कागज आंचल के हाथ में दे दिया, जिसमें पता लिखा हुआ था। आंचल ने उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। आश्रम बहुत सलीके से बना हुआ था। बुजुर्गों की सुविधा का वहां पुख्ता इंतजाम था। आश्रम के बाहर ही छोटा सा गार्डन था, जिसमें कई बुजुर्ग बैठे हुए थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई शतरंज की बाजी में व्यस्त था और कुछ यूं ही गप्पे हाँक रहे थे। आंचल और बूढ़ी दादी जब वहां पहुंचे तो सामने ही वहां की मैनेजर दिख गई। उन्होंने पूछा, माँ जी छोड़ आए बेटे को? और आपके साथ ये लड़की कौन है? दादी ने उसे पूरा वाकया बताया और कहा, बहुत भली बच्ची है, मुझे परेशान देखकर यहां तक छोड़ने आ गई। स्वाति ने आंचल को धन्यवाद कहा और जाने लगी। आंचल ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? स्वाति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे जायजा ले रही हो कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसे अपने साथ आश्रम के ऑफिस में ले गई और बैठने को कहा। कई सवाल जवाब के बाद संतुष्ट होकर स्वाति ने उसे काम पर रख लिया, इस शर्त पर कि यदि काम में लापरवाही हुई तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। 3 साल बाद उत्तम और उसका परिवार छुट्टियां मनाने के लिए वाराणसी आए थे। सब वहां काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए थे। घंटों की लाइन में लगे हुए उसे लगा कि बुजुर्गों की टोली को संभालती हुई लड़की आंचल है। उसने सीता जी को कहा, मम्मी, आप लोग चलो, मैं अभी आता हूं। उत्तम उस तरफ बढ़ गया जहां आंचल वृद्धाश्रम के लोगों को लेकर दर्शन के लिए स्पेशल लाइन में लगी थी। उत्तम को अचानक सामने देखकर आंचल कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। फिर खुद को संभालते हुए दिखावा करने लगी जैसे वह उसे पहचानती ही नहीं। उत्तम बिल्कुल करीब आ चुका था। सामने खड़े होकर विह्वल होते हुए हाथ पकड़कर बोला, आंचल तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितनी कोशिश की ढूंढने की। मेरा हाथ छोड़िए महाशय। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंचल ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। आंचल प्लीज ऐसा मत करो, उत्तम ने कातर स्वर में कहा। उत्तम ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको खींचते हुए किनारे ले गया। मजबूती से उसका हाथ पकड़े हुए कहा, आंचल तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन मेरा क्या दोष जो मुझे छोड़कर तुम चली गई? तुम्हारे जाने के बाद हम लोग चाचा चाची से दोबारा मिले। पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने सारा सच हमारे सामने रख दिया कि किस तरह पूजा भाभी और मोनिका ने मिलकर उन्हें पैसे का लालच दिया और झूठ बोलने के लिए कहा। आंचल की आंख से झरझर आंसू गिर रहे थे। वह सर झुकाए खड़ी सब सुन रही थी। उत्तम ने आगे कहना जारी रखा। पापा और मम्मी तो सुनकर अपना आप खो बैठे। भाभी को तुरंत घर छोड़ने को कहा। घर की इज्जत का सवाल नहीं होता तो पुलिस के हवाले कर देते, परंतु माफी मांगने के बाद और भैया के आश्वासन पर भाभी को माफ कर दिया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। आंचल, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं जो भी तुम्हारे साथ हुआ। मम्मी पापा भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं और मैं भी। आंचल ने सिर्फ इतना पूछा, आपकी शादी मोनिका से हो गई? उत्तम ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। आंचल, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। नहीं मिलती तो आजीवन कुंवारा ही रहता।
पर मेरे दिल को यकीन था कि तुम जरूर मिलोगी। बोलकर उसके गालों को चूम लिया। आंचल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने देखा आश्रम के सारे लोग टकटकी लगाकर उन दोनों को ही देख रहे थे, तो वह और भी शर्मा गई। उत्तम ने कहा, सारे घर वाले यहीं हैं, चलो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आंचल ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं यहाँ एक वृद्ध आश्रम में काम करती हूँ और इन सबको यहाँ दर्शन के लिए लाई हूँ। अपनी जिम्मेदारी पर इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। उत्तम ने कहा, तो ठीक है ना, सबको साथ लेकर चलते हैं, दर्शन भी हो जाएगा और सबसे मिलना भी। आंचल ने सबका परिचय उत्तम से कराया। इन 3 सालों में सब आंचल से बहुत घुल मिल गए थे और सब उत्तम के बारे में भी जानते थे। उत्तम ने सीता जी को फोन करके कहा, आप लोग मंदिर में ही रुकिए, आप सबके लिए सरप्राइज है, मैं आ रहा हूं। सब मंदिर पहुंचे तो आंचल को देखते ही सीता जी ने गले से लगा लिया। हमें माफ कर दो बेटी, प्लीज। आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं थी। आंचल ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पूजा भाभी ने भी आंचल से माफी मांगी। माफ कर दे आंचल, बहन के प्रेम में बह गई थी मुझे, वह सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज अब घर चलो हमारे साथ, तुम भी मेरी छोटी बहन हो। भूल जाइए भाभी, जो हो गया सो हो गया। आंचल उनको माफ कर चुकी थी। उत्तम आंचल का हाथ पकड़कर भगवान विश्वनाथ के सामने ले आया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर बोला, भगवान के दरबार से बेहतर क्या हो सकता है, यही सही वक्त है और यही हम दोनों की किस्मत। दोनों भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। आंचल को भी यकीन हो गया इसी वक्त की बात शायद बाबा करते थे और अब उसे अपनी किस्मत पर भी भरोसा हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।